नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डी.के. सिंह, एक ऐसा प्रोग्राम जहां राजनीति से जुड़े सवाल आप हमें भेजते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम इस प्रश्न के साथ। संकल्प ने जो प्रश्न पूछा है वो कहते हैं, उत्तर भारत की क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस अक्सर अपनी अपेक्षित ताकत से ज्यादा सीटें देने को मजबूर कैसे कर देती है, जबकि भारत के अन्य हिस्सों की जो रीजनल पार्टियां हैं कांग्रेस को एक तरह से वो कहते हैं उसकी हैसियत दिखा देती है और वो उसको पैर भी जमाने तक नहीं देती। उदाहरण के तौर पे वो डीएमके की बात करते हैं, बट वो जानना चाहते हैं आरजेडी एसपी ने कैसे ये अलाउ किया। देखिए, वो एक डेमोग्राफिक आपको वो भी देखना पड़ेगा इक्वेशन। बिहार में अब आरजेडी या एसपी का हो, बिहार यूपी में, तो इनका मेन वोट बैंक रहा है मुस्लिम्स प्लस यादव। तो आप बिहार में देखें तो करीब 17% मुस्लिम्स हैं और 14% के अलावा थोड़ा ज़्यादा यादव्स हैं। तो करीब करीब जो 32% बनता है मुस्लिम यादव का वोट बैंक, बहुत क्रूशल है आपके आरजेडी के लिए। यूपी में भी आप देखें तो करीब 19% करीब आपको मुस्लिम्स हैं और यादव उसका, चूँकि वहाँ कोई ऐसा सर्वे तो हुआ नहीं है, तो 9-10% जो माना जाता है, माना कि क्लेम वहाँ भी करते हैं 12-13%, तो वो मेन वोट बैंक रहा है। ये दूसरी बात कि अखिलेश यादव, तेजस्वी ये चाह रहे हैं कि उसको एक्सपैंड करें, उसको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेन कोर वोट बैंक है, उसमें मुस्लिम्स में खास करके इनको लगता है कांग्रेस का एक से रहा है। क्योंकि उसमें ठीक-ठाक मुस्लिम्स में इनका जो है, मतलब इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन उन्होंने देखा है कि एविडेंस आया है कि बिना उसके कांग्रेस के वोट स्प्लिट हो जाती है। तो उनकी मजबूरी है। तो ये जैसे आपको याद होगा 2009 लोकसभा इलेक्शन में 2009 लोकसभा इलेक्शन, 2010 असेंबली इलेक्शन में ही बिहार में लालू यादव को लगा कि हमें ज़रूरत है नहीं कांग्रेस की, कांग्रेस खत्म होती जा रही है। तो अकेले वो और एलजेपी के साथ लड़ने के लिए चले गए वो 2009 में। अब 2009 के लोकसभा इलेक्शन में देखेंगे कि एनडीए पूरा ऑलमोस्ट स्वीप कर गई। वो 40 में से करीब 32 सीटें एनडीए ले गई। लालू यादव की पार्टी को 4 मिला और कांग्रेस को 2। अब लेकिन अब सीट बाय सीट देखें, इतने सीटों पे कांग्रेस के कान हारी, मतलब दूसरा अपोजिशन वाला ब्लॉक जो था आपका, पश्चिम चंपारण देख लीजिए, मधुबनी देखिएगा, सीतामढ़ी देखिएगा, ये सब में कांग्रेस का सब्सटैंशियल चंक है। आरजेडी के भी आए, मतलब पश्चिम चंपारण तो मेरे ख्याल से एलजेपी के कैंडिडेट था एनीवे, लेकिन वहाँ पे जो आपका जो ब्लॉक में कांग्रेस के कारण वहाँ पे एनडीए जीते। तो वो क्लियर है कि उसका जो वोट बैंक है, मुस्लिम्स हों या कांग्रेस के और भी छोटे छोटे होते हैं, जैसे देखिए कुछ आपके उनके अभी पुराने कुछ बचे रहते हैं आपको, कुछ अपर कास्ट में थोड़े से बच गए हैं पुराने कांग्रेसी जो हैं, कुछ दलित वोट्स मिल जाते हैं, थोड़े से बैकवर्ड वोट्स मिल जाते हैं, लेकिन पार्टी पुरानी रही है, थोड़ी थोड़ी बची ही हुई है। तो 2009 में भी देखिए तो करीब इनको लोकसभा इलेक्शन में करीब करीब 10% वोट्स आ गए थे इनको, कांग्रेस को, जब अकेले अकेले क्या मतलब एनसीपी उस समय साथ में थी, उसका उसका कोई प्रेजेंस है नहीं, लेकिन करीब 10% वोट आ गया था। 2010 के असेंबली इलेक्शन में देखेंगे, वहाँ भी कांग्रेस का करीब 8%, 8 पॉइंट समथिंग 3 और 4% जो है सो कांग्रेस का तब भी आ गया था। जो उसका कोर वोट बैंक उतना उस समय भी था। सब्सटेंशियली उसमें से मुस्लिम वोट्स हैं, लेकिन कुछ भी थोड़े अलग अलग उनके पड़े हुए हैं। वो जानते हैं ना, पुरानी ट्रेडिशनल पार्टी में जो होता है, जो मैं बताऊं आपको, 2019 में मैं इसी वाराणसी में घूम रहा था इलेक्शन में, मैं किसी गांव में पहुंचा, रोहनिया में या कहीं पे एक गांव में पहुंचा था मैं। तो एक भाई साहब से मैं बात कर रहा था, काफ़ी लंबी बातें हुई, ये पॉलिटिक्स वो सब। तो फिर मैंने कहा कि वैसे ही पूछ दिया कि तब आपका किस किस तरफ रुझान है, कौन लग रहा है, कौन सा कैंडिडेट बेटर है। मैं से देखिए, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, तो मैं तो वो देखूँ। अब मैंने देखा कम्युनिस्ट कैंडिडेट भी है क्या यहाँ पे, वो मैंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि कम्युनिस्ट तो कोई थे ही नहीं, वो है ही नहीं। लेकिन अब वो जो उनका है कि हम कम्युनिस्ट हैं तो वही देंगे। कम्युनिस्ट कभी, आई थिंक मेरे ख्याल 60s में एक बार वाराणसी से कम्युनिस्ट ने जीता हुआ है, लेकिन 60s में। उसके बाद तो कैंडिडेट का नाम तक आपको याद नहीं होता, कोई कैंडिडेट उतारते भी नहीं है कई बार वो। और उसमें एक बैठे हैं तो बोले दोगे किसको, तो वो सोचेंगे हैं कम्युनिस्ट कैंडिडेट होने में मतलब। तो बेसिकली ये है कि हम बीजेपी को तो नहीं देंगे। तो ये जो पुराने जो होते हैं ना, वो कांग्रेस के पास भी कुछ कुछ हर एक स्टेट में जहाँ नहीं भी है वहाँ बचे रहता है। लेकिन मुस्लिम एक मेजर उसमें आ जाता है जहाँ तक। तो ये तो आपको आरजेडी और एसपी का एक्सप्लेन करता है। आप डीएमके की बात करें, डीएमके की स्थिति दूसरी थी। देखिए 67 तक वहाँ पे कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा। 69 में जब कांग्रेस स्प्लिट हुई, तो उसके बाद इंदिरा गांधी को सपोर्ट की जरूरत पड़ी, जो कम्युनिस्ट ने दिया और डीएमके ने दिया।
तो जब 71 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, जब इलेक्शन 71 का था, तो डीएमके में अब करुणानिधि आ गए थे, उन्होंने भी अपना असेंबली भंग कर दिया। और चूंकि कांग्रेस को इतनी ज़रूरत थी, देखिए तमिलनाडु में क्या था कि एक जो कांग्रेस वो जो थे कामराज के साथ, कामराज बहुत बहुत बड़े नेता थे और तमिलनाडु के थे। तो इंदिरा गांधी को लगा होगा कि ये कामराज का फैक्शन तो उधर है कांग्रेस का, तो हमारे लिए क्या बचा। तो 71 में जो डील हुई, कांग्रेस को तो दी गई 9-10 सीट लोकसभा में, डीएमके ने दिया, लेकिन असेंबली में हुआ कि आप नहीं लड़ोगे। तो कांग्रेस तमिलनाडु की असेंबली इलेक्शन लड़ी ही नहीं 71 में। तो जहां आप 4 साल पहले पावर में थे, उसके बाद आप असेंबली में लड़ो ही नहीं। उसके पीछे एक तो होगा कि डीएमके को जरूरत थी इंदिरा गांधी को, उनको मेजर उसका था कि बेसिकली नेशनली सिक्योर ज़्यादा रहना है। और दूसरा कि ऑफकोर्स कामराज का मेन पार्टी तो कामराज की है तमिलनाडु में, मतलब इस कांग्रेस का क्या होगा, वो कारण रहा होगा जो अभी भी कंटिन्यू कर ही रहा है। अभी भी देखिए पिछले इलेक्शन में तमिलनाडु में 2021 में सीट शेयरिंग में मांग तो 40 रहे थे, 50 रहे थे, लेकिन एक बार डीएमके ने कह दिया 25 देंगे, लेना हो तो लो। तो 25 सीट असेंबली इलेक्शन में लेके कांग्रेस तैयार हो गई। लेकिन फिर लोकसभा इलेक्शन में 2024 में भी देखें, लोकसभा में कांग्रेस को 9 दिया डीएमके ने। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो आपके करुणानिधि आपके मतलब 71 से जो चली है कि ठीक है हम आपको लोकसभा में देते हैं, असेंबली में 71 में तो दिया ही नहीं था इनको कोई सीट। लेकिन अब है कि असेंबली में बहुत ज़्यादा आपको एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा कि अब शरद पवार जैसे 2014 में लोकसभा में तो साथ में थे, एनसीपी कांग्रेस साथ में थे, लेकिन ऐसा रिजल्ट आया कि फिर असेंबली में एनसीपी अलग हो गई कांग्रेस से। देख लिया था शरद पवार ने, वेव देख लिया था, उनको फ्यूचर के लिए भी तैयारी करनी थी। बाद में फिर वापस आए कांग्रेस के साथ, लेकिन उस समय वो टैक्टिकल उनका वो था। तो आप कह सकते हैं कि कई जगह पे जो हर एक पार्टी का अपना अपना कैलकुलेशन होता है। तो नॉर्थ में जो आपकी ये एसपी और आरजेडी की बात कर रहे हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। वो कांग्रेस से बहुत बड़ी पार्टी होंगे अपने स्टेट्स में, लेकिन कांग्रेस जो है उनको क्रिटिकल मास पहुंचाने के लिए वहां तक कांग्रेस को जितना वोट बैंक है वो उनको चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस उनसे एक्सट्रैक्ट कर पाती है जितना कर पाती है। अंजलि दास जानना चाहते हैं, हमने असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ निष्कासन अभियान देखा है, इसका 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और साथ में ही मुख्यमंत्री द्वारा लोकसभा सांसद और विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई के खिलाफ जो एक एसआईटी रिपोर्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्या इसका गोगोई के राजनीतिक करियर पर असर पड़ेगा, खासकर जब चुनाव होने वाले हैं? देखिए एसआईटी का क्या फर्क पड़ेगा, एक तो पहले रिपोर्ट पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो गौरव गोगोई भी कह रहे हैं कांग्रेस का भी पॉलिटिकल अपना एक वेंडेटा कर लीजिए, बदला कर लीजिए, वैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा केस कहाँ पे है कि गौरव गोगोई की वाइफ जो ब्रिटिश हैं, वो पाकिस्तान में काम करते थे, वो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही थी, पाकिस्तान में थी। तो गौरव गोगोई 2013 में गए थे। अब हेमंता अच्छा 2013 में एमपी थे, आपको एमपी अब बाहर जाते तो सरकार को बता के जाना होता है, तो ऐसा नहीं है कि सीक्रेट ट्रिप पे गए थे वो तो मिलने गए हुए थे। अब हिमंता बिश्व शर्मा उसको जो है एक दूसरा एक दे रहे हैं। चलिए एसआईटी उन्होंने फॉर्म कर दिया, अब इलेक्शन का टाइम है, कोई भी राइवल पार्टी करेगी। अब एसआईटी रिपोर्ट जो सबमिट किया है हेमंता बिश्व शर्मा को, तो सीएम ने कहा है कि इसमें बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आए, लेकिन वो डिटेल आएगा तब जबकि जब कैबिनेट उसको क्लियर कर देगी उस रिपोर्ट को, तब शायद आप रिपोर्ट को देखेंगे, तब हम देख पाएंगे कि उसमें एलिगेशन में कितना दम है। अभी तो कह रहे हैं चौंकाने वाले परिणाम है, तो अब वो तो हेमंता बिश्व शर्मा का अपना क्लेम है। एक बार एसआईटी रिपोर्ट देखते हैं, फिर देखेंगे कि फिर आपको ग्राउंड पे देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। एविक्शन ड्राइव का अगेन देखिए, अब पूरा वहाँ पे एक बीजेपी का एक पूरा एक कम्युनल पोलराइजेशन वाला जो है वो पूरी स्ट्रेटजी उस लेवल उस वहाँ पे चल रही है। तो उसमें कितना पोलराइज होता है, अगेन अब ग्राउंड पे अभी इलेक्शन का टाइम है, क्या पोलराइजेशन से आप जीत जाएंगे? देखिए वहाँ पे क्या एक पोलराइजेशन है, दूसरा वेलफेयर स्कीम्स हिमंता बिश्व शर्मा ने वहाँ काफ़ी चलाया हुआ है। कांग्रेस जो बैंक कर रही है कि करप्शन के चार्जेस लगाते रहे हैं और मेंटेन गवर्नमेंट इतना है, प्लस एक होम जो एक फेस होके गौरव गोगोई गए हैं उनके, तो कांग्रेस उस पर बैंक कर रही है। अभी टाइम है, ये कैसे कैसे नैरेटिव बिल्ड होगा अभी से कहना मुश्किल है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे ग्राउंड। हमारी एक व्यूअर हैं जो स्पाइसी जलेबी के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, वो जानना चाहते हैं क्या बिहार में महागठबंधन समय से पहले ही चरम पर पहुंच गया है?
चुनाव में, क्योंकि वो कहते हैं अभी काफ़ी समय बाकी है और हमने पहले भी कई बार देखा है कि पार्टियों महीनों पहले मुद्दे को ज़ोर से उठाती है, लेकिन मतदान के समय तक उनकी एक तरह से हवा निकल जाती है। देखिए, इस तरह का नैरेटिव चलता है कि पहले पिक कर गया, बाद में पिक करना, ये अब एनालिसिस में पोस्ट फैक्टो अब सब कुछ हो जाने के बाद आप एनालाइज करते हैं। नहीं तो पार्टी को तो जितनी जल्दी तैयारी शुरू हो जाए ग्राउंड पे, जितना जल्दी आप काडर को मोबिलाइज कर ले, उतना आपके लिए बेटर होता है। तो अभी तो अब फिर इसको प्रशांत किशोर की आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर लगे हुए हैं वहाँ 2 ढाई साल से, कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं, तो उनको तो बहुत पहले पिक कर जाना चाहिए था। लेकिन अब उनका इम्पैक्ट अब ग्राउंड पे देख रहे हैं, हमारे कॉलीग ही सौरभ रॉय बर्मन वहाँ से घूम के आए हैं, काफ़ी बज़ क्रिएट हो रहा है। तो अर्ली पीक कर जाना, वो थोड़ा-सा इसमें मेरा उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। ये एनालिसिस के लिए ठीक है, अर्ली पीक कर गए रिजल्ट निकलने के बाद, लेकिन पार्टी की तैयारी कंसिस्टेंटली होती ही रहनी चाहिए ना। और बिकॉज़ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पे जो है सो इतना कुछ बहस हुआ और इतना डिबेट चला, तो उससे लग रहा है कि पीक कर गए हैं। लेकिन ग्राउंड पे उसके अलावा कुछ ऐसा आपको दिख नहीं रहा है कि पीक कर गए हैं उनका। ऐसा उनके कैंपेन, आरजेडी कांग्रेस सर का कैंपेन इतना टेक ऑफ नहीं हुआ है। उस यात्रा से काफ़ी बज़ हुआ है। बीजेपी को अब देखेंगे लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में, अब फिर आप देखें कि वो देखिए कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है। प्राइम मिनिस्टर के कई दौरे होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी 2-3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं वो, तो उनकी भी शुरू हो गई है दोनों तरफ से। तो अर्ली पीकिंग का इस मामले में इलेक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पीक किया था कि नहीं। नितिन पटेल जानना चाहते हैं, पिछली बार की तुलना में फडणवीस ने मराठा आंदोलन को वो कहते हैं बेहतर ढंग से संभाला, लेकिन जो भुजबल की राजनीति हो रही है वो इस मुद्दे को वो कहते हैं जाटिल बना रही है। क्या फडणवीस के लिए एक तरह से जो पूरा मतलब दोनों समुदाय के बीच में संतुलन बनाना है जिस तरह से, ये उनके लिए इस कार्यकाल की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है? देखिए, चुनाव के पहले भी था बीजेपी उसमें, मतलब एनडीए को प्रॉब्लम हो रही थी उसको हैंडल करने में। और उस समय आपने देखा जरांगे को पूरा उन्होंने एजिटेशन लंबा चला, अब ठीक है चुनाव में उसका आपने कुछ इम्पैक्ट देखा नहीं। लेकिन जब भी आप किसी इस तरह के रिजर्वेशन की, किसी कम्युनिटी की डिमांड की बात करते हैं, वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कोई भी सरकार हो हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप अगर मराठा को, अगर फिर ओबीसी में आपने, अच्छा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन तो आपने ले लिया कि उनको आप सर्टिफिकेट दे देंगे कुनबे का, फिर उसका रिएक्शन ओबीसी में होगा। लेकिन गवर्नमेंट भी जानती है कि हम कुछ करेंगे, उसके बाद कोर्ट में जाके जो है सो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा या केस चलता रहेगा, तो आप मामले को खींच ही सकते हो इसमें। तो अभी जैसे ऑलरेडी पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में हो गया है इसके खिलाफ, गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन जो है उनको सर्टिफिकेट देने पे, फिर कोर्ट में चलेगा, अब चलता रहेगा। इनकी भी उम्मीद हुई कि कोर्ट खींचता रहे। अब डिमांड ऐसे कैसे, कोई तो कोई आप ओबीसी में डालते हो अगर उनको, तो उससे आपको ओबीसी नाराज होता है कि उनके कोटा में ये घुसेंगे। तो आप नहीं डाल के अगर ये कहते हैं कि सबको जो है 50% के आगे सीलिंग ले जाओ, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। फिर डिमांड आता है कि ठीक है आप दो, 50% से ज़्यादा दो, और उसके बाद आप 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें डलवा दो जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। लेकिन अगर आपने सेंट्रली कर लिया तो फिर मोदी गवर्नमेंट फंस जाएगी कि चारों तरफ से सारे स्टेट्स यही डिमांड नहीं लाएगा। तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये तो नहीं कि मोदी गवर्नमेंट भी फंसाएगी अब उनको फोर्स करके कि ये डिमांड मान ले। तो किसी भी तरह से देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है ये, अब बहुत प्रोलॉन्ग्ड चलता है। कितना डेलिकेटली इसको हैंडल कर पाते हैं, इसमें बेसिकली आपको आउटरीच करना होता है, मिल के बैठ के एक्सप्लेन करना होता है कि, और प्लस ये जो कोई भी पार्टी नहीं करती, उनको बेसिकली बताना कि भाई गवर्नमेंट जॉब कितने हैं, कि अब रिजर्वेशन के लिए कितने गवर्नमेंट कितनी वैकेंसीज है, उससे नहीं मिलता गवर्नमेंट जॉब से। मतलब केवल रिजर्वेशन सोल्यूशन नहीं है आपके सारे प्रॉब्लम्स का, बहुत सारे इश्यूज हैं। कोर इश्यूज जो है आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है मराठा अगर एजिटेटेड हैं और अगर जरांगे पाटिल का रिजर्वेशन वाला मूवमेंट जो है बिल्ड हो रहा है, तो उसके नीचे क्या है, डिससेटिस्फैक्शन क्या है, ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनको। क्योंकि केवल रिजर्वेशन के लिए पूरी कम्युनिटी सीधे खड़ी नहीं हो जाती, उसके बहुत डीप सीटेड ग्रीवेंसेज होते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसमें सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उसमें। लार्जली यहाँ पे इकोनॉमिक है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उनको एड्रेस करना शुरू कीजिए धीरे धीरे। क्योंकि कोटा वाले में तो आप फंसते चले जाएंगे तो फिर तो हर एक कम्युनिटी को चाहिए होगा, कहाँ तक अब इसमें जाएंगे आप। तो इसमें आप फडणवीस को ये कहना कि ठीक है उन्होंने फिलहाल तो कर दिया है, कोर्ट में बात चली गई है, लेकिन फडणवीस हो या जो भी सीएम हो या किसी भी स्टेट के हो, ऐसे मुद्दों पे
बहुत मुश्किल होता है। और हर एक सरकार में आप देखें, जब भी सरकार ऐसे फंसी है, वो सरकार बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसती जाती है। जी। आदित्य जानना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में करीब 15 सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने को आप कैसे देखते हैं, और क्या यह संकेत है कि इंडिया ब्लॉक की एकता धीरे-धीरे टूट रही है? देखिए, ज़्यादा एक तो 15 का क्रॉस वोटिंग तो हुआ है, क्योंकि एनडीए का देखें तो करीब आ रहा था इनका। एनडीए और जो कमिटेड थे, जो इनको सपोर्ट करना, कुछ अलग पार्टीज नहीं, जैसे वाईएसआरसीपी और नहीं, जैसे ज़्यादा सपोर्ट करें, तो सबका मिला के देखिएगा तो 438 आने चाहिए थे एनडीए कैंडिडेट को। 452 आया, तो 14 ज़्यादा तो आए, वो जहाँ से भी आए हों। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो इंडिया ब्लॉक है उनका वैसे काउंट करेंगे, उनका हेड काउंट करेंगे, तो इनका आना चाहिए था, जो कमिटेड थे इधर वोट देने के लिए, इनका क्या 324 था। फिर जयराम रमेश ने वो कहा कि 315 आए थे, 15 वोट्स इनवैलिड हो गए, तो 300 फिर आए। अब इसकी किसको क्या पता है किसने किसको वोट दिया। हाँ, ये है कि इंडिया ब्लॉक से क्रॉस वोटिंग हुई होगी, क्योंकि 438 से अगर 452 गया है, तो कहीं से तो आया है, तो इस इधर से भी कुछ वोट्स गए होंगे। कितने एग्जैक्टली गए हैं, किसने किधर किया है, बिकॉज आप सुनेंगे, अब आपके लीडर जैसे कह रहे थे कि देखिए 27 इंडिया अपोजिशन वालों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुआ, 15 और 14 जो है सो बीजेपी वालों, एनडीए वालों की तरफ से इधर से क्रॉस वोटिंग हुआ। अब बहुत मुश्किल है इसको जानना किसने क्या किया, अनलेस वो एमपी खुद ही कह दे कि उसने किसको वोट दिया। तो इसमें यूनिटी इंडिया ब्लॉक का, वैसे भी इंडिया ब्लॉक कितना यूनाइटेड है, हार्डली वो आपको एक पार्लियामेंट में फ्लोर स्ट्रेटजी के रूप में आपको देख रहे हैं कि सब मोस्टली साथ में आ जाता है। बाहर तो इंडिया ब्लॉक ऑलमोस्ट पूरा स्प्लिट हो ही चुका है। जी। हानिबल करके माय व्यूअर जानना चाहते हैं, प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी ना तो किसी राज्य विधानसभा में है और ना ही किसी सरकार का हिस्सा है, फिर भी वो कहते हैं कि पश्चिमी देशों के राजदूत उनसे मिलने क्यों जाते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक तो कोई लोकल बिहार के नेता वो है नहीं, उनका एक पोल स्ट्रेटेजिस्ट काफ़ी एमिनेंट रहे हैं लोग, उनको काफ़ी स्टेचर है, लोग जानते हैं उनको। तो ये जो राजदूत जाते हैं, तो वो उनसे केवल वो बिहार का ही उनको नहीं समझना होता कि बिहार में क्या होने वाला है। एक प्रशांत किशोर मिलकर उनको लार्ज पिक्चर भी मिलता है, नेशनल पिक्चर भी मिलता है उससे। तो बैठ के अब देश की राजनीति कैसे है, जो ये राजदूत सब जानना जो चाहते हैं जनरली, जब आपको हमें जो ये लोग जब भी बुलाते हैं इंटरेक्शन में, तो उनका मेन इंटरेस्ट रहता है समझना कि इंडिया में हो क्या रहा है, राजनीति किस तरफ जा रही है। अब इस पे प्रशांत किशोर से बेटर उनको क्या मिलेगा? प्रशांत किशोर टाइम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं। अगला प्रश्न राहुल गांधी की जो निजी विदेश यात्राएं हैं उनसे जुड़ा है, जो ये कहते हैं वो व्यक्तिगत बात हो सकती है और सार्वजनिक जांच का विषय नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या उन्हें इन यात्राओं को लेकर कुछ पारदर्शिता नहीं रखनी चाहिए? उनका मौन अनावश्यक अटकलों और थ्योरीज को जन्म देता है, जो वो कहते हैं अतः उनकी साख को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, इसमें दो चीजें, पहले है कि ये बार बार की विदेश यात्रा, अब जब आपके पॉलिटिकल राइवल्स इसको एक इशू बना रहे हैं कि आप सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हो, थोड़ा सा आपने वोट अधिकार यात्रा कुछ दिन की, आपको तुरंत बाहर जाकर रेस्ट करना होता है, या आपको थोड़ा जंकेट चाहिए होता है। जब आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से आपके खिलाफ ये उसको एक कैंपेन थीम बना रहे हैं, तो आप खुद ही सतर्क हो जाएंगे कि भाई जाने दो। लेकिन अब राहुल गांधी, अब उन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, हमेशा बाहर भागता रहता है, इनका ग्राउंड पे इम्पैक्ट नहीं होता है, जो कि जनरली होना भी नहीं चाहिए था। यात्राएं लोग करते रहते हैं, लेकिन इसमें फिर यही करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। कुछ जगह होता है कि पहले से कांग्रेस, या राहुल गांधी खुद ट्वीट करते हैं, या कांग्रेस की तरफ से आता है कोई ट्वीट कि राहुल गांधी यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं, तो वो बीच में वो डिक्लेयर करने लगे थे। एक आध दो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो पॉलिटिकल राइवल्स को जो है एक मौका मिलता है बोलने का। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस मामले में। मतलब क्या गलत है? अगर आप गए हैं ठीक है, अगर आप घूमने के लिए गए हैं आप जा सकते हैं। अब जनता उसको कैसे देखती है वो आप डिसाइड करो। आपको लगता है कि जनता माइंड नहीं करती है तो फिर डिक्लेयर करके जाओ ना, बिकॉज निकल के तो आ ही जाएगा। सीआरपीएफ ने जो लेटर लिखा है अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को और गांधी को, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेटर लिखा नहीं कि बस अगली सुबह ही सब जगह आ गया लेटर, वो तो गांधी के लिए लेटर था
या मीडिया के लिए था, पता नहीं। अब उसमें आप कह रहे हैं कंसर्न करते हुए कि आपको बिना बताए, आप उसमें डिटेल से भी दिया हुआ है कि 6 कंट्रीज में गए हैं पिछले 9 महीनों में। मतलब ऐसे डिटेल आप उनको बता रहे हैं और अगले दिन सबके पास आ जा रहा है लेटर, तो आपको पता है क्या हो रहा है उसके पीछे से। बट जब ये इश्यू है तो कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन होगा, उसको पता है कि मेरी विदेश यात्रा एक इश्यू है बीजेपी के लिए, बाकी जो भी हैं दूसरी पार्टीज के लिए, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे, कुछ तो करोगे ना। मतलब डिसमिसिव होना कि हम जा रहे हैं, हम नहीं बताएंगे, मतलब मेरा मेरा लाइफ मैं अपनी तरह से जैसे करूँ, वो पॉलिटिकल लाइफ में और पब्लिक लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ट्रांसपेरेंसी उनको एक्चुअली हेल्प करेगी इसमें। आज के इस प्रोग्राम का आखिरी प्रश्न, आपको उत्तर जरूर देना है क्योंकि हमारे व्यूअर स्पाइसी जलेबी जानना चाहते हैं आप ग्राउंड पर कब जाने वाले हैं, क्योंकि आप काफी बार बोल चुके हैं अपने प्रोग्राम में, आप कब जाने वाले हैं? ग्राउंड पे मतलब बिहार से है तो मैं, देखिए ग्राउंड में तो मैं घूमता ही रहता हूँ, इस स्टेट उस स्टेट में जाकर लोगों से मिलता ही रहता हूँ, तो मोस्टली हर एक एवरी वीक नहीं तो एवरी सेकंड वीक तो कहीं ना कहीं मैं निकल ही जाता हूँ। बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं, हाँ, मैं थोड़ा सा रुका हुआ इसलिए हूँ कि थोड़ा सा फ्लूइड सिचुएशन है, थोड़ा सा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, कैंडिडेट्स आ जाए, तब आप जाते हैं तो आपको माहौल बेटर समझ में आता है, किस तरफ झुकाव है, रुझान है, थोड़ा बेटर समझेंगे क्लोजर टू इलेक्शन। अभी कैंडिडेट भी नहीं है, अभी जाएंगे तो रुझान पूरा क्लियर आपको, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में ही समझ आ ही जाएगा एकदम सही। हम बहुत चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। हम महाराष्ट्र तो मैं मतलब बहुत क्लोजर टू इलेक्शन महाराष्ट्र गया था, लेकिन वो स्वीप में नहीं देख पाया जिस तरह का स्वीप था। तो बट टू एन एक्सटेंट आपको लगता है कि आप क्लोजर जाएंगे तो सर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको फिर होगी। एक तो मैं प्रोग्राम उसी पे होगा। उसी का मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जी। एटलीस्ट अनाउंस हो जाए इलेक्शन डेट्स, उसके बाद फिर ट्रैवल किया जाए। हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह कुछ नए सवालों के साथ।